नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। 19 दिन हो गए बहनों भाइयों लगातार, जब इस कड़कड़ाती और बेहद सर्दी में हमारे किसान भाई दिल्ली दरबार के बाहर, दिल्ली बॉर्डर के बाहर आंदोलनरत हैं, धरनारत हैं और आज वो उपवास पर हैं। भारत का अन्नदाता अगर उपवास पर उतर आए अपनी मांगों को लेकर, तो ये देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, ये समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए और ये हर एक भारतीय के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक असामान्य बात है। और बहुत अरसे के बाद मैंने स्वयं ने इतना व्यापक, बड़ा, भीषण और अपने मुद्दों पर आधारित किसान आंदोलन देख रहा हूं। इसकी तुलना आप किसी सामान्य आंदोलन से नहीं कर सकते हैं। ये एक असामान्य और असाधारण किस्म का आंदोलन है। जिन मांगों को लेकर हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता सड़कों पर हैं, भारी परेशानी के बीच हैं और अब तक उनमें से तमाम किसान भाई शहीद भी हो चुके हैं। जो 3 कानून सितंबर में भारत की संसद से पास हुआ, वो तीनों कानून किसान नामंजूर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बॉर्डर और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी तादाद है जो इस पर धरना दे रही है। इसका समाधान निकलना चाहिए। दोनों पक्ष ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। हमें इसका समाधान निकालना होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, लोकतंत्र संवाद से चलता है। संवाद की प्रक्रिया नहीं टूटनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। और बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूं कि किसान, कारपोरेट और सरकार, इस 3 खेती से जुड़े इस कानून के 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, किसान, कारपोरेट और सरकार। बेहतर यह है कि ये तीनों एक मंच पर आएं, बात करें, आपस में संवाद हो। इस कानून में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, ओपन फोरम पे इसकी डिबेट होनी चाहिए। सार्वजनिक इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसान भी अपनी बात रखे, कारपोरेट जो इस फील्ड में एंट्री चाहता है उसके अपनी क्या शंकाएं हैं या उसके अपने फायदे नुकसान क्या है, वो क्या चाहता है जो पूंजी निवेश करेगा, और सरकार इस पॉलिसी को क्यों लेकर आई है, इस कानून को क्यों बनाना चाहती है, इस पर सरकार भी अपना पक्ष रखे और इसकी सार्वजनिक बहस हो और सार्वजनिक इसका सीधा प्रसारण होना चाहिए, ताकि देश की जनता भी जान सके कि यह कानून की अच्छाई क्या है और इसके दुष्प्रभाव क्या है। आप किसी भी किसान से बात करें, वो नाराज हैं। मैंने इस शो में आने से पहले तमाम किसान भाइयों को फोन लगाया कि 19 दिन हो गए हैं, अभी क्या आप अपनी मांगों पर पीछे हटने को तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि सरकार और आपके बीच कोई समझौता हो? अधिकांश किसान भाई मना कर रहे हैं। 10 किसान भाइयों से अभी मैं बात करके आ रहा हूं। इस शो के शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि उनका मूड भांपा जाए, और 10 में से 10 ये कह रहे हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, तीनों कानून नहीं चाहिए। हो सकता है वो 10 ऐसे हों जो सरकार की नीतियों से सहमत ना हो। बहुत से लोग हो सकते हैं सरकार की नीतियों से, सरकार के कानून से सहमत हो। तो क्यों ना इस पर एक सार्वजनिक चर्चा हो, सरकार भी आए एक फोरम पे, पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन टेलीकास्ट करे, हम स्वयं भी उसको लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए ऐसी परिचर्चा को तैयार हैं, जहां सरकार, किसान, कारपोरेट तीनों आए, तीनों स्टेक होल्डर्स होने चाहिए और इस कानून पर खुली चर्चा हो। क्योंकि यह देश कितने दिनों तक गतिरोध देखेगा, दिल्ली कितने दिनों तक गतिरोध देखेगी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि शायद ही कोई जिला बचा हो जहां धरना प्रदर्शन न हुआ हो। अपोजिशन किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही है, हर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। यह स्थिति बड़ी व्यापक है, यह स्थिति चिंताजनक है और दिल्ली सरकार को इसके लिए, इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई हल निकालना ही पड़ेगा। जो प्रमुख फसलें एमएसपी के दायरे में आती हैं, उनका अधिकांश हिस्सा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है। इसीलिए इन 3 जगहों के किसान, इन 3 राज्यों के किसान ज्यादा चिंतित हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग चिंता का विषय है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम जो आया वो एक अलग चिंता का विषय है। हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी किसानों की समस्या सबसे बड़ी है, बड़ी भीषण है। आपने देखा होगा इस साल, और हजारों लोग गवाह हैं,
हमने 3 दिन के लिए हेल्पलाइन शुरू की थी। हम वो हेल्पलाइन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए, किसान भाइयों के लिए खोली थी। जब ये धान खरीद उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी, 3 दिन के भीतर 22,000 टेलीफोन आए थे किसान भाइयों के। हमारे पास उतना संसाधन नहीं था कि हम उस हेल्पलाइन को बहुत लंबे समय तक चला पाते। हमारी उम्मीदों से कई हजार गुना ज्यादा कॉल्स आ गई। क्यों? अगर किसानों को सही समर्थन मूल्य मिल रहा होता, मंडियों में बिना भेदभाव के निष्पक्षता के साथ उनके धान की खरीद हो रही होती, तो कोई क्यों ब्रजेश मिश्रा या भारत समाचार को कॉल करता और ये कहता कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारा धान नहीं खरीदा जा रहा है। तो ये समस्या तो उभर कर सामने आई, इस कानून के बाद पश्चात आई। तो ये किसका कर्तव्य बनता है कि इस मसले का व्यापक और बड़ा एक समाधान निकालिए। कोई भी शुतुरमुर्गी सोच इस आंदोलन को दबा नहीं सकती, ना खत्म कर सकती है। यह निर्णायक आंदोलन है, आपको समझना पड़ेगा। यह कोई अपोजिशन का आंदोलन नहीं है जिसे आप डिस्क्रेडिट करके, खालिस्तानी बता के या आतंकी बता के, पाकिस्तानी बता के, देश विरोधी बता के खत्म कर सकते हैं। ऐसा है नहीं। मैं बहुत दिनों से यह बात कहता आ रहा हूं। जिन्हें भी राजनीति की, समाज की नब्ज की जानकारी, उन्हें पता है कि यह आंदोलन कैसा है। यह आंदोलन परिणाम लिए बिना खत्म नहीं होगा। आइदर यस और नो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच का रास्ता तब बनेगा जब सरकार, कारपोरेट और किसान एक साथ बैठें। ये तीनों एक साथ बैठ नहीं रहे हैं। और मैं कहता हूं पूरा देश सुने ना। ये कोई सुरक्षा नीति की चर्चा तो नहीं, कोई गोपनीय चर्चा तो है नहीं। इसको ओपन फोरम पे डिबेट में लाया जाए। किसान क्या कहना चाहता है, सरकार क्या कह रही, सामने सामने बात हो। कारपोरेट क्या कहना चाहता है, इस पर बात होनी चाहिए। और आपको एमएसपी गारंटी करने में क्या प्रॉब्लम है, करनी चाहिए। जब बाकी सेक्टर्स को आपने कुछ नियम, कानून और लॉ बनाकर सेफगार्ड दिया हुआ है, तो हमारे फार्मर्स, किसान भाइयों के लिए कोई कानून क्यों नहीं, ताकि उनको भी, उनकी भी जॉब प्रोटेक्ट हो, उनकी भी फसल का, उत्पाद का मूल्य प्रोटेक्ट हो। हमें देना चाहिए। सरकार के समक्ष दुश्वारियां हो सकती हैं, फंड क्राइसिस हो सकती है, लेकिन हमें उसके बीच समाधान का रास्ता निकालना ही होगा। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते किसान भाइयों को। ये वो हैं जिनसे हम हैं, ये वो हैं जिनसे समाज चलता है, ये वो हैं जिनसे प्रदेश चलता है, और ये वो हैं जिनसे हुकूमतें चलती हैं। तो अन्नदाता को यूं ना परेशान किया जाए, इनके साथ बात करनी ही पड़ेगी। और बातचीत के लिए सरकार को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा, किसान भी कुछ कदम पीछे हटें, कोई रास्ता निकले। अगर सरकार इसको एग्रीकल्चर रिफॉर्म मानती है और कारपोरेट सेक्टर को लाना चाहती है, तो कारपोरेट सेक्टर भी ये इंश्योर करे कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और मुझे हैरानी है, और आप सबको भी इस पर चिंता करनी चाहिए, किसान और सरकारों के बीच तो संवाद, प्रतिसंवाद चल रहा है। कारपोरेट एकदम खामोश है, कारपोरेट बॉडीज खामोश हैं, कारपोरेट के रेगुलेशन की बॉडीज खामोश हैं, कारपोरेट के अपने आंतरिक संगठन खामोश हैं। वो आए और स्थितियां स्पष्ट करें ना। अब कहां है फिक्की इक्की डिक्की? सामने आकर इनको, किसानों के समस्याओं का समाधान करना चाहिए, शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इंडस्ट्रियल चैंबर्स से, कारपोरेट चैंबर्स क्या कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए इस क्राइसिस में? ये देश के समक्ष क्राइसिस है। वो आए और बताएं कि कारपोरेट किसानों की मदद करने आया है, ना कि नुकसान करने आया है। क्या कारपोरेट चैंबर्स का काम सिर्फ बड़े बड़े होटलों में पार्टीबाजी करना है? देश के समक्ष जब समस्या आएगी तब भाग जाओगे? बुलाया जाए पीएचडी चैंबर, कॉमर्स, सीआईआई, फिक्की को। ये सब कहां हैं? ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्यों नहीं किसानों की शंकाओं का समाधान करने आते हैं? आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद महत्वपूर्ण है। और किसान भाइयों के बीच ये संदेश चला गया है कि तीनों कानून जो खेती से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ हैं। सरकार को कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। डिस्क्रेडिट करके किसी आंदोलन को, किसानों के मन में जो शंकाएं, आप खत्म नहीं कर पाएंगे। कुछ बयान सुनिए, फिर आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि इसका कुछ समाधान निकले। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं।
और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। ये कानून केवल किसानों के खिलाफ नहीं है, ये कानून इस देश की आम जनता के खिलाफ है कि तुरंत इन तीनों कानूनों को खारिज किया जाए। आंदोलन तो चल रहा है, लगातार चलेगा और लगातार किसानों को समझाया जाएगा कि ये आपके साथ सरकार धोखा कर रही है। आखिरकार सरकार ये बताए कि उन्हें एमएसपी कहाँ मिलेगी। किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले। पुलिस जाने नहीं दे रही, लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है, गाड़ियां जब्त कर ली। तो मजबूरी में हम लोग अपने घर के गेट पर ही धरना दे रहे हैं किसानों के समर्थन में। 19 से 7 में 9 महीने चले आंदोलन के बाद जिस तरह वो वापस हुआ था, वापस इनको भी करना पड़ेगा। मोदी सरकार तो उस सरकार से भी ज्यादा क्रूर है किसानों को। किसानों के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, अब इसमें षड्यंत्र हो गया है। आतंकवाद को रिहा करो, मतलब ये इस आंदोलन से आतंकवाद या इसे 370 से क्या मतलब? कुछ लोग किसानों के इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। आतंकवादी और अलगाववादी और नक्सलवाद से कहीं ना कहीं ऐसे लोग प्रभावित हैं, ऐसे पोस्टर भी वहाँ देखने को मिले। सरकार जो है पूंजीपतियों की जेब में है, वो पहले अपने सारी नीति बना रहे हैं, सरकार उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। और चूंकि सरकार इन पूंजीपतियों से अगर दलाली खा के बैठी है तो किसानों की मांगों को वो क्यों सुनेगी? तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा बेहद महत्वपूर्ण है और मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका समाधान निकालने के लिए सभी पक्षों को तत्काल एकजुट होना पड़ेगा, एक फोरम पे आना पड़ेगा और इसका समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं है, ये परिणाम लेकर वापस जाने वाला आंदोलन है। ये ऐसे खत्म नहीं होगा। जिन्हें भी ये गलतफहमी, अपनी गलतफहमी से बाहर तत्काल आ जाएं। आज की परिचर्चा में मेरे साथ अमित पुरी, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष, सुरेंद्र सिंह राजपूत, सुनील सिंह साजन, प्रोफेसर मनोज अग्रवाल और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। तो भाई हरनाम सिंह, आप अभी धरना प्रदर्शन से लौटे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज आपसे की जाए। देखिए, आज 19 दिन हो गए हैं, सरकार का रुख बहुत स्पष्ट है और आज मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी सुना, उसके पहले भी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सुना था वाराणसी में, तभी मैंने आप लोग से कह दिया था सरकार का रुख स्पष्ट है। आज भी सरकार का रुख वही है, संशोधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन खेती से जुड़े ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। आप क्या कोई सरकार को विकल्प देना चाहते हैं अथवा आप अपनी मांग पर अभी भी कायम हैं? एक दिन आपने डिबेट पे ये बात कही थी, जब मैंने कहा था कलेक्टर के वहाँ पैरा धान भर देंगे, आपने कहा था ना ब्रजेश जी? कहा था। और आज जो बात आपने भी सवाल किया है, देखो ये बिल आज वापस ले लें, कल वापस ले लें, 6 महीने बाद वापस ले लें, वापस लेना पड़ेगा, इसके नीचे समझौता नहीं होगा। ये कतई इस देश का किसान, अगर सरकार ये चाहती है कि किसान, देखो किसान तो पहुंच गया दिल्ली, 2 गए 10 गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि ये हाईजैक कर लिया गया है। चश्मा लगा के मंत्री जी बोल रहे हैं, ठीक है, इनका भी चश्मा नीचे उतरेगा। 4 बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं, 4 बार। इनको नहीं पता गन्ने के पैसे कितने बढ़ाए हैं, इनको पता है डीजल भाई हरनाम सिंह, ये गतिरोध टूटे कैसे? नहीं, कैसे टूटेगा? सरकार कह रही कि हम वापस नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं हम वापस नहीं जा रहे। हम कहते हैं एमएसपी को कानूनी अमली जामा क्यों नहीं पहना के आके बात करते हो? क्यों? अगर सरकार कुछ संशोधन इन तीनों कानून काहे का संशोधन पे सरकार आई है, इसका मतलब कानून गड़बड़ है। संशोधन किस बात का? वो कह दे हम वापस नहीं लेंगे, हम कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे, जो होगी आर पार की होगी। देखो, या ये तो आप दबाव की राजनीति कर रहे हो। काहे का दबाव? हम अपना हक मांग रहे हैं, दबाव मांग रहे हैं। जिस सांसद को मैंने वोट दिया, जिस विधायक को मैंने वोट दिया, उसको मैं अपना मांग पत्र नहीं दे सकता, ज्ञापन नहीं दे सकता। मतलब कौन रोक रहा है? क्या कोई आपको? कौन रोक रहा? क्या विधायक का यहाँ जाने से कोई रोक रहा है आपको? 500 पुलिस पूरी रात से नजरबंद कर रखा, आपको पता कर लो। और मैं आपको बता दूं, जो सरकार चाह रही है कि इस आंदोलन को उग्र बना दिया जाए, हम उग्र वाले नहीं, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायी हैं
और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि ये हाईजैक कर लिया, मैं ब्रजेश जी आपको याद दिलाना चाहता कोई हूं, अल्ट्रा लेफ्ट विंग है उसने हाईजैक कर लिया। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब डंकल बीज आए थे इस देश में, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने मुंबई के बंदरगाह पे जाके इसका विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन में, उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसमें किसानों के पक्ष में बोले थे। तब क्या ये कौन आतंकवादी? पर अटल कुछ जी। किसान संगठन हैं जो सरकार के साथ हैं, आज कुछ कह रहे हैं कि हम साथ हैं सरकार अरे के। भाई वो कौन लोग हैं? ब्रजेश जी एक बात बताओ भाई, कोई आदमी जो एक संगठन का आदमी ये कह रहा राजनाथ जी ने हमको बुलाया और जलेबी खिलाया, पकौड़ा खिलाया, अरे उस किसान नेता को अपनी हैसियत नहीं पता कि जो राजनाथ जी ने पकौड़ा और पूड़ी खिलाई है वो बन के किसके घर से जाती है, अनाज किसका है, वो कोई एहसान कर दिया। ओके, क्या सरकार फूट डालना चाहती है आप लोग के बीच? वो कर ले, पूरा इंतजाम ये कर ले। हम इनका, वो टिकैत साहब ने कहा इनको गोला लाठी डालना पड़ेगा। व्हाट इज गोला लाठी? गोला लाठी वो होती है ब्रजेश जी, कभी आप बताएंगे, कैमरा भेजना तो हम बताएंगे कैसे डाली जाती है। ओके। फिर वो गोला लाठी से आदमी निकल नहीं पाता है। ओके, मतलब कुछ बांधने की टेक्निक। वो लाठी इनको धीरे धीरे असर दिखा रही है। ओके, ऑल राइट। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एमएलसी भी हैं। सुनील जी बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गतिरोध तो देखिए बढ़ता जा रहा है और हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ समाधान निकले, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष अड़े हुए हैं और इस अड़े हुए का फायदा आप उठाना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी अब तक सुस्त बैठी हुई थी वो सड़कों पर उतर आई है। तो किसान आंदोलन के बहाने ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दे पर हमेशा लड़ती रही है। अब कोई कुछ भी कहे कि हम चमकाना चाहते हैं, समाजवादी लोग जहां अन्याय होगा वहां आपको लड़ते नजर आएंगे। जहां तक सवाल किसान आंदोलन का है तो किसान आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। पूरा देश किसानों के साथ खड़ा हो गया है। अब सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है, जो लोग अपने आप को कथाकथित राष्ट्रवादी कहते हैं, सरकार में शामिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनको किसानों में अब माओवाद नजर आने लगे हैं, किसानों में नक्सल नजर आने लगे हैं, किसान देशद्रोही नजर आने लगे हैं। मैं आपकी डिबेट में बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं ब्रजेश जी, जिनको इस देश के किसानों में देशद्रोह नजर आ रहा है उनको अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। उनका डीएनए कहीं का हो सकता है, हिंदुस्तान का नहीं हो सकता है। हां, उनका कुछ डीएनए नाथूराम गोडसे से जरूर टैली करेगा, जो आजाद भारत का पहला आतंकवादी पर ये किसानों का आंदोलन है ना। हम तो एक बात, समाजवादी पार्टी इसमें क्या कर रही है? ब्रजेश जी, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रजेश जी। अभी मैं हम लोग धरना देकर के उन्नाव से मैं लखनऊ आ रहा था, तो मेरी गाड़ी में रेडियो चल रहा था, उसमें एक ऐड आया कि योगी सरकार, योगी जी के नेतृत्व में किसानों की आय 2 गुनी हो गई। हम आप डिबेट के माध्यम से आपके हो गई, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई आप वो ऐड है कि उत्तर प्रदेश में किसानों की आय योगी जी ने 2 गुनी कर दी। हम सरकार से चाहते हैं कि कितने किसानों की आय 2 गुनी हुई है उनके नाम पते सहित सार्वजनिक कर दिए जाए। दूसरी बात, धान को लेकर के लगातार सरकार बात कर रही है। धान में उत्तर प्रदेश में कितने किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है? पर आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुनील जी। हम मान आप क्या कर रहे हैं इस आंदोलन में? आपका क्या काम है जी? व्हाट यू आर डूइंग हियर? समाजवादी पार्टी का मतलब है किसान की पार्टी। अरे देश का अन्नदाता भूखे ठंडक में ठिठुर रहा है, लाठी खा रहा है, अपमानित हो रहा है, लगातार बैठक पर बैठक, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है और समाजवादी लोग चुप हो जाएंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी निकले, उनको गिरफ्तार किया गया। 7 दिन से हम लोग किसान यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी पूरे प्रदेश में लाठीचार्ज हुई। लखनऊ में अभी भी हमारे पार्टी के नेताओं को इको गार्डन में बंद करके उनको जेल भेजा जा रहा है। तो आप अब लाठी चलाओ, गोली चलाओ, मुकदमे लगाओ, जेल भेजो। सुरेंद्र सिंह राजपूत, इस आंदोलन को जन आंदोलन बना करके समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। थैंक यू सुरेंद्र राजपूत जी। यह गतिरोध टूट क्यों नहीं रहा है?
इस मसले का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? और विपक्ष जो अब तक घुटनों के बल बैठा हुआ था, बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, आपको ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के सहारे आप लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए आप लोग इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं? ब्रजेश भाई देखिए, एक बड़ा पुराना शेर था दुष्यंत कुमार जी का कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। सच बात यह है कि आज किसान जिस जगह पर खड़ा है और जिस आनन फानन में ये लोग किसान बिल बगैर किसी चर्चा के लाए, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आपने एक नया आयाम दिया है आज आप बहस में। आपने कहा कि क्यों नहीं तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में बैठते हैं। ये किसान बिल लाने से पहले अगर तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ जाते तो ये क्या हंगामा होता? आप 265 यूनियन है किसानों की, और ये 21-22 जो आप बता रहे थे 15-20 ये भी होंगी। मैं कहता हूं ये बैठे सुरेंद्र जी और एक लाइव डिस्कशन हो और हम सब ब्रॉडकास्ट करेंगे। मैं सहमत हूं आपसे, मैं वही बात कह रहा हूं। सरकार दोनों को फैसिलिटेट करे और बैठाए और सरकार बैठ करके बात करे, कानून बनाए तो कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन इस सरकार को तो कॉरपोरेट के एजेंट बन करके ये काम कर रही है, जो कॉरपोरेट एक माफिया की तरीके से अपने असिस्टेंट से एक बिल बनवा दे रहा है, उसका किसान। पर ये तो किसानों का आंदोलन है ना, आप क्या कर रहे हैं इसमें? आपका क्या काम है? मैं भी बताता हूं। किसान क्या इस देश का नागरिक नहीं है? और क्या कांग्रेस का वर्कर क्या इस देश का नागरिक नहीं है? आप इसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं सुरेंद्र जी? मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस दिन ये किसान बिल संसद में आया था उस दिन हमने विरोध किया। राज्यसभा में तो काला इतिहास किया था हरिवंश सिंह ने। उस शख्स को तो राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या के लिए जाना जाएगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने विरोध किया, उस शख्स ने उसको ध्वनिमत से पास कराया। ये काला इतिहास था जी। आज जो है हमने तो वहीं से विरोध शुरू कर दिया था। उसके बाद पंजाब, दरअसल बीजेपी से आप लोग लड़ नहीं पा रहे थे, अब किसान आंदोलन के बहाने खड़े होना चाहते हैं, ऐसा लगता है? नहीं, ये आपका देखिए, आप अपनी निर्मम व्याख्या के लिए जाने जाते हैं, आपका स्वागत। आपकी निर्मम व्याख्या भी हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। और भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसको कहने दीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों को, भारतीय जनता पार्टी तो आंदोलनरत किसानों को नक्सली कह रही है, पाकिस्तानी कह रही है, खालिस्तानी ओके वैभव महेश्वरी, थैंक यू भाई सुरेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू की तरीके से प्लीज कोऑपरेट, थैंक यू सर, लाठी चार्ज कर रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वैभव महेश्वरी, ये तो किसानों का आंदोलन है, आपसे क्या मतलब है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आपने जो मेन बात कही थी कि तीनों स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठ जाना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए। मैं अभी भी कायम हूं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि तीनों स्टेक होल्डर्स क्या, मुझे तो लगता है कि कॉर्पोरेट इसमें स्टेक होल्डर हो ही कैसे सकता है। पहली बात तो ये कि सरकार और किसान के बीच का मामला था, और सरकार ने जो मेन उत्पादक होता है किसान, जो अन्नदाता है, जो इस देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जो जिसके ऊपर ये देश टिका हुआ है, उसको तो स्टेक होल्डर माना ही नहीं। उसको इन्होंने क्या करा कि बिल्कुल ही किनारे कर दिया। सबसे पहले 2017 से ही कॉर्पोरेट को सिग्नल दे दिए थे कि हम ऐसा बिल लाने जा रहे हैं, या पता नहीं कॉर्पोरेट के इशारे पर ये बिल को इन्होंने ड्राफ्ट किया, तैयार किया, और बड़े बड़े गोडाउन बनाने की, भूमि अधिग्रहण की और तमाम तरह के फैसिलिटेट करने की इन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। यानी कि पटकथा तो लिखी जा चुकी थी 2014 में ही, उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया 2016 से 17 से। बड़े बड़े गोदाम लाखों टनों के तैयार हो गए। आखिर किसी बेस पर खड़े हुए होंगे कि ये साजिश बहुत पहले रची जा चुकी थी। अब उसका साजिश का जो पटाक्षेप है वो ये हुआ, इस बिल के रूप में सामने आया, और बिल के सामने के आने के बाद में जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर था किसान, उसको पता चला कि उसके साथ धोखा कर दिया गया है। अब जब किसान सड़कों पे आया तो सरकार की एरोगेंस ये है कि उसने तो उसको पहले भी स्टेक होल्डर नहीं माना था, अब भी मानने को तैयार नहीं है। सारा ईगो प्रॉब्लम यहां है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि किसान का आंदोलन है, फलाना पार्टी क्यों परेशान है, फलाना आदमी क्यों परेशान है। आप क्यों उपवास कर रहे हैं? आपसे क्या मतलब? पीड़ित पक्ष जो है खाली किसान नहीं है, पीड़ित पक्ष सबसे ज्यादा बड़ा तो होने वाला है आम आदमी, जिसकी प्लेट की जो रोटी है ना वो 20-20 रुपए की एक रोटी पड़ेगी, एक मध्यम वर्गीय परिवार की। आप जब ये 10 रुपए किलो का मक्का जब मॉल में जाकर 500 रुपए और 1000 रुपए के हिसाब से खरीदते हैं ना, वो वाला दर्द आपके सामने आने वाला है। जो आदमी इस बात को नहीं समझ रहा है वो बहुत बड़ा नादान है। तो इसको समझते हुए
हुए हर आदमी को किसान के साथ में आना चाहिए। किसानी से दो तरह के लोगों का रिश्ता होता है, पहला वो जो फसल को उगाते हैं और दूसरे वो जो फसल को खाते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी पता नहीं इन दोनों के अंदर नहीं आती है, कौन से तीसरे वाले ये वर्ग में आती है जो इसका विरोध करने वालों का विरोध कर रही है, उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी बता रही है। ये बहुत ही निर्मम सिचुएशन है, इसका विरोध हर हालत में होना चाहिए। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, 3-4 परिचर्चा में आप मेरे साथ रहे। हम लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि इस मसले का कोई एक समाधान निकलना चाहिए। आज 19 दिन हो गए हैं, कोई समाधान नहीं है। हमें किसी न किसी परिणामदायी विकल्प पर तो जाना ही पड़ेगा ना। हमारे पास रास्ते कम होते जा रहे हैं, और कब तक ऐसी स्थिति रहेगी? जी, हमारे भाई जो है सुरेंद्र राजपूत जी ने जो बात रखी, मैं भी एक शेर से शुरुआत कर देता हूँ। धूमिल की चंद कोई बात नहीं, आज हम मुशायरा कर लेते हैं सर कि जी कि भैया एक आदमी है जो रोटी बेलता है और एक आदमी है जो रोटी खाता है, पर एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, वो रोटी से केवल खेलता है। ये तीसरा आदमी कौन है, इस बात पे मेरी संसद मौन है। अब मैं आपको स्पष्ट करूंगा कि इसमें 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी का खेल इस देश में चल रहा है कि इसके ऊपर कब्जा कौन करे। उस 30 लाख करोड़ रुपए में से 20 लाख करोड़ रुपए पहले ही प्राइवेट सेक्टर के हवाले चल रहा है। केवल एमएसपी की जो फसलें हैं उनमें उनकी कीमत बचती है, वो बचती है 10 लाख करोड़ की। उस 10 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ का माल जो है करीब किसान खुद ही अपने घर में गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज कंज्यूम कर लेता है। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का माल जो है सरकार एमएसपी के रेट पे खरीदती है। केवल 3 लाख करोड़ रुपए की ही एमएसपी की फसलों की खरीद जो है प्राइवेट सेक्टर करता है। और यदि हम लोग जो बार बात कह रहे हैं कि एमएसपी उसके ऊपर भी बाध्यकारी कर दीजिए, तो उसके ऊपर केवल अतिरिक्त बोझ जो पड़ेगा वो 50,000 करोड़ रुपए का पड़ेगा। इसके ऊपर ये बिलबिलाए हुए। हमने इसका उदाहरण दिया कि पिछले साल जो आपने इनकम टैक्स कम किया कॉर्पोरेट का, 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जो 3 लाख करोड़ रुपए में खरीद रहा है वो 3.5 में पड़ेगा अगर वो एमएसपी पे खरीदे। 50,000 करोड़ रुपए हमारे जेब में, उनकी जेब से निकल के आ सरकार ये पैसा इसके कॉर्पोरेट से कंपैरिजन में किसानों हमने को दिलवाना मंत्री क्यों नहीं चाहती है? हाँ, मैंने उसका उदाहरण भी दिया मंत्री जी के सामने। मैंने कहा जी पिछले साल आपने इनकम टैक्स जो कॉर्पोरेट का कम किया है 10%, उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए आपने कॉर्पोरेट की जेब में डाल दिए और आपको नुकसान हुआ। आप एक काम करिए, इनकम टैक्स उतना ही करिए, इनका 50,000 करोड़ रुपए हमें दे दीजिए, 1 लाख करोड़ रुपए आपका बच जाएगा। हम दोनों फायदे में रह जाएंगे, इनका कोई नुकसान ऐसा लंबा चौड़ा होने वाला नहीं है। तो ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, देश पे सर्वाइव करना भाई ने चाहिए, वो भी समाज की, भारत की और देश की आवश्यकता। बिल्कुल, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो अभी जी बिल्कुल बिल्कुल हम मना नहीं कर रहे, वो भी सरवाइव करे, इंडस्ट्री भी सरवाइव करे, किसान भी सरवाइव करे। लेकिन किसान के जो सर्वे आए हैं ब्रजेश जी, वो लगभग 6,500 रुपए मंथली इनकम पे कैसे सरवाइव करे। अब किसान के बेटे जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, नीतियों को समझते, वो आ गए और उनको आप जैसे सम्मानित चैनल बुला करके पूछ रहा है, और ये बातें देश में जा रही हैं कि भाई वाह, 1.5 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल चुपचाप इनकम टैक्स गायब हो गया, कोई आंदोलन नहीं किया, किसी कॉर्पोरेट ने आंदोलन नहीं किया। लेकिन आज 20 दिन से ठंड में किसान सारे देश का वहां दिल्ली में पड़ा हुआ सड़कों पर, और केवल 50-60 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त उनको ना चुकाना पड़ जाए, इसके लिए गलत नीतियां बनाने का काम सरकार कर रही है। ये चीजें अब इस देश में चलने वाली नहीं है। प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको इस परिचर्चा में मैंने लेट इसलिए सम्मिलित किया ताकि एक ओपिनियन आप तक पहुंचे कि पैनल की भाषा क्या है या पैनल का विचार क्या है इस विषय को लेकर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो खेती से जुड़े तीनों कानून हैं, इनको लेकर एक अर्थशास्त्री के तौर पर आप भारत का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, कृषि की जो चुनौती है ब्रजेश जी, ये दीर्घकालीन चुनौती है, और कृषि का हमारा एक बेहद अलग स्वरूप है। भारत में कृषि का बेहद अलग स्वरूप है। एमएसपी भारत में जो शुरू किया गया था 50 वर्षों से पहले, 55 वर्ष पहले जब शुरू किया गया, उसकी एक अलग मर्यादा थी। उस समय खाद्यान्न की कमी थी, और अगर आप देखें तो कृषि लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है,
और कृषि की जो तकनीक थी, अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार की तकनीकी का हमने प्रयोग किया ग्रीन रिवॉल्यूशन से, शॉर्ट टर्म में तो हमें फायदा मिला, लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही महंगी खेती होती चली जा रही है और इसका दुष्प्रभाव अन्य फसलों पर भी आ रहा है। और जो मैंने कहा कि पंजाब में जी सबसे ज्यादा गेहूं चावल पर फोकस हुआ, हरियाणा ने फिर भी अपने को डाइवर्सिफाई किया है अपना कृषि। जो पानी पहले 20 फीट पर मिलता था, आज वो पानी 250 फीट पर मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, जहां पर जितनी खाद लगती थी कई गुना, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारी थी वो टेक्नोलॉजी हमेशा कॉस्ट इंक्रीजिंग होती चली गई। अब प्रश्न उठता है कि कृषि नीति क्या हो। अब आपने बहुत अच्छी चर्चा की शुरुआत की, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सी चर्चाएं देखी हैं पिछले 15-20 दिन में। आपने जिस प्रकार से एक संतुलित और जो कहा कि दोनों को मिलकर बात करना चाहिए और लोकतंत्र में बात करने से बात बनेगी, लेकिन अगर दोनों पक्ष अड़े रहते हैं, मैं नहीं जानता कौन कितना अड़ा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आपको एक हल निकालना पड़ेगा। इस साल 296 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। भारत की क्षमता नहीं है कि 296 मिलियन टन की खपत कर पाए, नंबर एक। नंबर दो, भारत के किसानों को आज कोई बताने वाला नहीं, कोई राज्य सरकार बताने वाला नहीं है, किसी भी प्रदेश की कृषि मंत्री बताने की स्थिति नहीं है, किसान भाई आप अपने खेत पर क्या उत्पादन करिए, क्या आपके लिए आवश्यक होगा, कौन बताएगा फिर? आप सोचिए, क्या राजनीति बताएगी? ये राजनीति, मैं बार बार कहता हूं, राजनीति ने कृषि को दीमक की तरह खा लिया है, आज नहीं शुरू से खाया है, और इस राजनीति की वजह से आज कृषि का फिर नुकसान होने जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर एक स्वस्थ चर्चा कराइए और देखिए कि उनकी लागत कैसे बढ़ी, लागत कैसे कम कर सकते हैं और किस प्रकार से कृषि को सस्टेनेबल बनाएं। मैं शीघ्र ही इस पर एक किसान पंचायत बुलाऊंगा और 5-6 घंटे डिबेट हम लोग करेंगे, सब लोग इकट्ठे आएंगे, उसमें सब कोई अपनी बात विस्तृत रूप से रख सकेगा। अमित पुरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, काफी देर से प्रतीक्षारत हैं। आज टेक्निकली सबकी बात रखने के बाद मैंने इनको आमंत्रित किया ताकि पैनल का विचार क्या है ये समझ सकें और उसी मुताबिक वो अपनी पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष रख सकें। अमित पुरी जी, स्थिति स्पष्ट है, अपोजिशन हो या एक्सपर्ट्स हो, अधिकांश की ओपिनियन ये है कि ये कानून किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार ने कानून बना दिया। मेरा प्रश्न ये है कि किसान, सरकार और स्टेक होल्डर जो तीसरा आ गया है कारपोरेट, ये तीनों बैठें, आपस में डिस्कस करें, ओपन फोरम पे चर्चा हो, इसकी अच्छाई और दुष्प्रभाव देश की जनता जाने। ऐसा करने में आपको क्या परेशानी है? ब्रजेश जी, मैं समझता हूं कि यह 8वीं डिबेट है आपके साथ इस मुद्दे के ऊपर चर्चा में, और उन सारी चर्चाओं में पहले दौर की चर्चा जब चलती थी तो यह हुआ कि सरकार अड़ियल है, संवाद नहीं करना चाहती। फिर यह हुआ संवाद करना चाहती है, एमएसपी और इन सारे मुद्दों के ऊपर लिख करके क्यों नहीं दे देती, एसडीएम के न्यायालय तक ही मामला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्यों जाए। अभी मैं सुन रहा था, मैं कोई शेर नहीं पढ़ रहा, कि मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए जी, हंगामा खड़ा करना उनका मकसद नहीं है। किसान प्रतिनिधियों में से एक हरनाम जी ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई, संशोधन के लिए तैयार हो गई, इसका मतलब है कि सरकार गलत थी। बड़ी हास्यास्पद सी स्थिति है। आप वार्ता न करें तो आप अड़ियल, वार्ता करें, संशोधन के लिए सरकार सहमति, क्लॉज बाय क्लॉज। आपने जहां से शुरू किया था नरेंद्र सिंह जी को, भारत सरकार के कृषि मंत्री जी का, कि सरकार क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव तो 2003 से चल रहे हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी की सरकार भी गुजर गई, जिनका मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं है। उनके कृषि मंत्री शरद राव इस सारे प्रस्ताव के ऊपर राज्यों से अनुमति और सहमति मंगा रहे थे। कई जगह पर तो ये सीमा तक भी आए कि अगर कृषि के संबंध में एड होगी तो वह अभी रोक देंगे अगर आप इन सारे प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं बहुत शांति से सुन रहा था। समाजवादी पार्टी ने कहा हम तो नैसर्गिक किसानों की पार्टी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। दो स्मरण आपको दिलाना चाहता हूं। अभी एग्रीकल्चर की कंसल्टेटिव कमेटी में, जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने अपना नेता अखिलेश जी को बताया वो स्वतंत्र है, लेकिन मुलायम सिंह जी उस पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने इस एपीएमसी एक्ट को ही खत्म करने की अनुशंसा एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी में की। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में था, उसकी 62वीं प्रत्यावेदन में
इन्हीं सारे बिलों पे चर्चा हुई। 24 बार देश के प्रधानमंत्री किसान प्रतिनिधियों के साथ, उनको तो आप समझा नहीं पाए, आपके अलाई ही आपको छोड़कर चली गई। जब आप अपने संगठन को, अपने अलाई को नहीं समझा पाए तो आप अपोजिशन और किसानों को कहां से समझा पाएंगे? पूरी और उसमें भी आप अपने सहयोगी दल को नहीं समझा पाए और वो मंत्री पद छोड़कर चली गई। आप विपक्ष से और किसानों से उम्मीद करते हो कि आपकी बात समझे। आपका अलाई आपके साथ नहीं है हुजूर, और आप नाम ले रहे हो मुलायम सिंह का, आप नाम ले रहे हो शरद चंद्र पवार का। बताए दे रहा हूं, तो क्या आप कांग्रेस का एक्सटेंशन काउंटर हो? के बड़े आपको फुल फ्लेज गवर्नमेंट वाले पंजाब के लोग, आप शरद यादव, शरद पवार, जब अपने मुलायम सिंह की हार लेकर नहीं बच सकते, तो राजनीतिक जवाबदेही सुनिश्चित के लिए लोग छोड़ करके गए। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, किसानों की हर बात चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी से लेकर हरनाम सिंह जी तक हाथ जोड़ के कहता हूं, सर माथे पे है इस सरकार के। लेकिन हमको बता दें, एक रिसर्चर बहुत बड़े हैं एग्रीकल्चर के, शर्जिल इमाम साहब, वह कौन सी कृषि अनुसंधान किए थे कि उनकी रिहाई नहीं हो रही निरुद्ध अवस्था में? वो इस आंदोलन में कौन सा निवेश करेंगे, जरा हमको बता दें। पुरी जी, आप जरा कौन सा निवेश करेंगे? आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे थे, पर आप भी वही कर रहे हैं दूसरे बीजेपी वाले करते हैं। उमर खालिद साहब इसमें कौन सा निवेश करेंगे आंदोलन में? जरा हम जानना चाहते हैं। नो, सुरेंद्र आप बोल रहे हैं सुरेंद्र जी, प्लीज, पार्टी को ये मंडियां खत्म करने का वादा करके आई, और ये आपके लोग जो बता रहे बड़ा नैसर्गिक आंदोलन है। 23 नवंबर 2020 आप दोनों के मित्र वीरेंद्र जी आ गए हैं। ओके, थैंक यू पुरी जी। पुरी जी प्लीज वेट। ओके भाई वीरेंद्र जी, मैं आपसे, पुरी जी प्लीज वेट। पुरी जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप नेक्स्ट उसमें बोल लेना ना, प्लीज रुक जाओ। आप को नहीं नोटिफाई किए थे, जरा बता ओके, दें। थैंक यू, नोटिफाई किए थे, थैंक यू। पिछली डिबेट में भी चुनौती दी थी, जवाब नहीं आया। ओके, हाल ही की बड़ी चिंता है, जरा बता दो इन कानूनों को। हाल ही दिन से कानूनों में कहीं नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप डिस्क्रेडिट ना करें इस आंदोलन को। किसान का आंदोलन है, किसानों तक रहने दें। ये देश जानता है कैसे डिस्क्रेडिट करना किया जाता है, खूब अच्छे से जानते हैं। हम लोग भी इसी मिट्टी में पले बढ़े, सब तरीके जानते हैं, तरीके ना बताए जाए। ओके वीरेंद्र जी आ गए, खूब पता है किसको क्रेडिट देना, किसको डिस्क्रेडिट देना है। 22 इसी मिट्टी में पले बड़े, सब जानते हैं, सब जानते हैं। ओके वीरेंद्र जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि 19 दिन हो गए और कोई हल नहीं निकल रहा है, रास्ते नहीं निकल रहे हैं। किसान भाई आज भी बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, इतनी सर्दी में कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई रास्ता निकल क्यों नहीं रहा है? कारण क्या है? और आज तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रोटियां सेकने आ गई राजनीति के। हर जिले में ये लोग हंगामा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेटों का घेराव कर रहे हैं। अरे सरकार आराम से चलने दीजिए, आप क्यों घेराव कर रहे हैं? किसानों का आंदोलन है, आपसे क्या मतलब है? नहीं, इस देश में हर पार्टी में किसान हैं, और अगर समाजवादी पार्टी रोटी सेक रही है तो ये अमित पुरी की पार्टी का भात बना रही थी, ये दाल चावल खिलाते हैं। अगर आज इस देश में कोई आंदोलन चल रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है अगर समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती, बसपा करती है, कांग्रेस करती है? भाजपा का जो विरोध करे सब राष्ट्र विरोधी है। इस देश की जो सच्चाई है कि जब दंगल प्रस्ताव आया था तो बीजेपी ने कहां तक विरोध किया था? मुंबई के बंदरगाह तक किसान यूनियन का साथ दिया था। तब बीजेपी जो डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध करती थी, वो आज किसानों के मुद्दे पर इतनी मौन है। क्यों मौन है भाई? अरे अगर आंदोलन नाजायज है तो चलवा दो, जलियांवाला बाग बना दो। यही तो कोशिश है। अगर आंदोलन जायज है, राकेश टिकैत ने इसका समर्थन किया। एक सेकंड पुरी जी, मैं डिबेट को बहुत ही प्लान्ड और डिसिप्लिन चलाना चाहता हूं, कृपया सहयोग करें। जी वीरेंद्र जी, देखिए बीजेपी को वोट लेने के बाद अब किसानों से नफरत हो गई है, उन्हें पूंजीपतियों की चिंता है। लेकिन आज गांव में इस बात को लेकर चर्चा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई तो हमारा खेत बचेगा कि नहीं बचेगा। लोग चिंतित हैं कि कहीं हमारे खेत पर पूंजीपति लोन उठाकर न भाग जाए। खेत का कोई मसला ही नहीं है। लोग चिंतित हैं कि कहीं हमारी चौहद्दी न चली जाए। तमाम सारे बात हैं, सवाल है। इस देश में अब बीजेपी लगी है रैली करके समझाने में जनता को। अब देखो कितनी सफलता मिलती है। जी भाई, वोट तो ये ले लेते हैं,
हर तरह से। लेकिन हमारे यहाँ रफीक सदानी एक शायर थे, उन्होंने लिखा था कि का उल्लू हो तो क्या जनता वही है, बीजेपी को तो वोट चाहिए। अभी केंद्र में तो 4 साल का समय है और यूपी में करीब 1.25 साल का है। तो ये तो चाह रहे थे कि राकेश टिकैत भी इस आंदोलन में ना जाएं, ये कह के हवा निकाली जाए कि यूपी से कोई नहीं है, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। खैर, लोग कहते हैं चाय कि बिस्कुट को इतना मुद्दा बना दिया कि टिकैत जी मजबूरी में बैठ गए। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये भाई अगर पिज्जा मुद्दा हो सकता है, अरे मैं हल्के नोट में कह रहा हूं, जलेबी, उसको मतलब just जलेबी खाना take it मुद्दा easy। हो सकता है, तो चाय बिस्कुट भी मुद्दा हो सकता है। और आज इस देश के किसान एकजुट हैं, तो वो इस देश के हित के लिए तो हैं। सरकार उनको समझा क्यों नहीं पा रही है? सरकार पीछे क्यों नहीं हट सकती? क्या ये प्राण निकल गए दोबारा व्यक्ति जिंदा नहीं हो सकता, उस तरह का कोई सिस्टम है? या इस देश में सरकारें जनता और किसान के हित के लिए बनी हैं? ये सब चीजें जनमानस को समझानी होंगी, क्योंकि लोग कितने दिन आप बैठाए रहेंगे सड़क पर? 19 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना राशन पानी लेके बैठे, इतना भीषण ठंडी है, लोग मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। तो कौन किसान का हित ऐसी है? हमारी सरकार का दिल कब पसीजेगा? लोगों को इस बात का इंतजार है, लेकिन सरकार के बीच से ही कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं पिज्जा खा रहे हैं। आज एक गुट ने जलेबी खाई और वहां पर समर्थन वापस ले लिया कि साहब हम आंदोलन नहीं करेंगे। कोई भानु गुट ने, तो किसानों ने कहा कि हमें इनकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन इससे क्या ये समस्या हल हो गई? जो लोग आज किसान आंदोलन में जलेबी खाकर आए हैं, उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि हुकूमत मुंह भराई के हुनर से खूब वाकिफ है और ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। तो वो आंदोलन को कमजोर करें या उससे वापस लें। आज क्या इत्तेफाक है कि डिबेट मुशायरे में तब्दील होती जा रही है। किसान भी अड़े हुए हैं, मानने वाले नहीं हैं जी। अच्छा, आप बहुत सारे लोग बैठे हैं जी लेकिन सरकार बड़ी भी अड़ी है, किसान भी अड़े हैं। तो ऐसे में बातचीत होगी कि नहीं होगी? बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा, और जितनी जल्दी निकले उतना जल्दी अच्छा है। 3-3 पीढ़ियां क्यों सड़क पर उतरे? जी वीरेन जी। तो जो लोग अड़े होते हैं उनके लिए एक साहित्यकार ने लिखा है, थोड़ा आज क्लिष्ट शब्द है उर्दू के, लेकिन मजा आएगा। नहीं, ये काम मैं सुरेंद्र राजपूत को देता हूं, वो समझे आपको। कि जमाना देखता है क्या करेगा मुद्दई होकर, और नहीं भी हो तो बिस्मिल्लाह मेरे मुद्दुआ तुम हो। हमारा प्यार रुसवाए जमाना हो नहीं सकता, और ना इतने बावफा हम हैं, ना इतने बावफा तुम हो। और चमन इख्तिलात ए रंगो बू से बात बनती है, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। थैंक यू वीरेन जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। इसकी व्याख्या हम सुरेंद्र राजपूत से करा लेंगे आगे चलकर। मेरे साथ हरनाम सिंह मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। भाई हरनाम जी, कब तक आप लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहोगे? सरकार के पास क्या आप कोई नया प्रस्ताव भेजने वाले हो, या सरकार से कोई प्रस्ताव आपको मिला बातचीत के लिए? क्योंकि लास्ट जो बातचीत हुई थी होम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद आप लोग मिले नहीं हैं, तो कोई प्रस्ताव आपकी तरफ या सरकार की तरफ से कुछ आदान प्रदान हुआ अथवा नहीं? हमारा प्रस्ताव जब ये बिल आया था उस दिन से ये है कि ये कानून देश का किसान स्वीकार नहीं करेगा। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि इसमें बैठ के चर्चा की जा सकती है। देखो, हम एक बात पे तो तैयार हैं। आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 2022 में हमारी आमदनी कैसे दूनी होगी। 3 साल में किस कारण गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए? 1888 वाला धान 1100 में क्यों खरीदा जा रहा है? जो ट्रैक्टर 5 लाख रुपए का है आज, क्या 2022 में इतने का मिलेगा? जो DAP का कट्टा आज 1200 का है,
क्या 2022 में हमको इतने का मिलेगा? जो कल्टीवेटर, जो खुरपा, जो हंसिया आज जितने पैसे का है, क्या 2022 में मिलेगा? ये जो देखो इनके वहां बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी, हम तो कहते हैं ब्रजेश जी कैमरा मंगा लो और इनका कोई बड़ा बुद्धिजीवी आईएएस आ जाए जो एक तो देखिए इस सिंड्रोम से बाहर आइए कि आईएएस कोई बहुत बड़ा बुद्धिजीवी होता है। नहीं, वो ऐसा होता नहीं है। नहीं, अरे भ्रम है। नहीं होता, नहीं होता। अगर वो बुद्धिजीवी नहीं होता, ठीक है, अधिकांश उसमें आपको औसत दर्जे के मिलेंगे। मैं किसी सर्विस को डिफेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं आपको। अरे भाई सिपाही भी जो है, लेखपाल जो होता है ना, लेखपाल पटवारी जैसे उसका नाम आ जाता है लेखपाली में, तो 50,000 वाली शादी जो है 50 लाख में होती है। अच्छा। तो आईएएस का तो भगवान जाने, आप लोग जानते होंगे कितने में होती होगी। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये समस्या का समाधान निकलेगा बात से। ओके। लेकिन अगर ये चाहे कि कब तक बैठे रहोगे? नहीं, वो तो अभी हम बता देंगे। सरकार ये चाहे जलेबी बना के बनाते रहे, ये चले जाएंगे। ये बात है, आने वाला कोई नहीं है। और हम इतना तैयार हो गए हैं, इमरजेंसी में भी सरकार अगर साल 2 साल के लिए भेजेगी तो ब्रजेश जी मैं आपके चैनल पे आप कह रहा हूं कि लोग जेल जाएंगे। तो आपकी खेतीबाड़ी कौन करेगा फिर? खेतीबाड़ी करने वाले हैं, खेतीबाड़ी करने वाले हैं। जेल जाओगे मतलब, लेकिन ये कानून नहीं मानोगे? ये कतई नहीं। न्यूनतम समर्थन मूल्य को सरकार को कानून बनाना होगा। सुनील सिंह साजन, राम खरीदे रहीम खरीदे, जो सरकार घोषित करती है वो पैसे सरकार को दिलवाने होंगे। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन, मुझे लगता है किसान आंदोलन, जो किसानों की अपनी मांग है, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। दलीय राजनीति से उठकर इस विषय पर सबको गंभीरता से सोचना होगा। इसके राजनीतिक नफा नुकसान के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए किसान भाइयों को उनका हक और हुकूक कैसे प्राप्त हो। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि आपकी डिबेट में ये बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि आखिर किसान कौन है। किसान इस देश की बड़ी आबादी है, किसान हिंदुस्तान है, किसान भारत है। हम भी किसान परिवार से हैं, आप भी किसान परिवार से हैं, और उसमें जितने लोग ज्यादातर बैठे हैं वो सब किसान परिवार से हैं। वो दल अलग हो सकते हैं, उनके नेता अलग हो सकते हैं, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो उनका बेस है, जो मूल है, वो किसानी है। तो इसलिए आपका ये सवाल कि समाजवादी पार्टी का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है, अरे किसान आंदोलन से अगर हम हट जाए तो हमारा अस्तित्व क्या है और इस देश का अस्तित्व क्या है। एक, हां, आपने एक बहुत अच्छी बात कही और इसको देश को जरूर सोचना चाहिए। आज किसान भी शहीद हो रहा है और किसान का बेटा सीमा पर जो जवान है वो भी शहीद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद इतने सवाल खड़े कर रही है। आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ठीक है, इन कानूनों में 3 लोग हैं, किसान हैं, कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं और सरकार है। लेकिन सच तो यह है ना कि जैसे हम जो किसान आज विरोध कर रहे हैं इसीलिए ना कि जो उनका मुनाफा है वो उद्योगपति ले जाएंगे, बड़ी कंपनी के लोग ले जाएंगे। जब सरकार और किसान के बीच बात होती है, अगर किसान का नुकसान होता है तो सरकार झेल लेती है, सरकार का नुकसान होता है तो किसान झेल लेता है। कहीं न कहीं ये जो इस देश में एक परंपरा चली है कि एयरलाइंस बेच दिया आपने रेलवे बेच दिया, आपने बीएसएनएल बेच दिया। कौन सी गारंटी है कि आप देश के किसानों की जमीन देर सवेर नहीं बेच दोगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के लगातार सरकार भ्रम फैला रही। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने एक लाइन में पूछा है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे कि हमारे देश के किसान की आय दोगुनी हो जाए, वो तरीका बता दें। इस कानून को लेकर, इन तीनों कानून जो खेती से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि इससे भविष्य में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके कारण आप इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों? एक बात, बड़ी छोटी सी बात है ब्रजेश जी, आपको, हमको और आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों को एक लाइन में समझ में आ जाएगी। नमक और चीनी दोनों सफेद होते हैं।
ये सरकार जबरदस्ती नमक की मुट्ठी जो है किसान के मुंह में डाल करके ये क्यों कहना चाहती है कि ये चीनी है, जबकि किसान चिल्ला रहा है ये नमक है, हम मर जाएंगे, हम उल्टी कर देंगे, हमारा हार्ट अटैक हो जाएगा। आप समझिए कि सफेद चीज है ये चीनी है, और ये बाकायदा नरेंद्र मोदी जी से लेकर के अमित पुरी जी तक के जितने विद्वान प्रवक्ता हैं सबके सब यही कह रहे हैं कि ये कानून बहुत अच्छा है और नमक मुंह में व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या है? अब आगे बड़ा स्पष्ट है, मैं आपसे बताऊं ना, कहते हैं ना कि अभी चुप हूं रहूंगा चुप हमेशा हो नहीं सकता, हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा, छठवां शेर आ गया इस डिबेट में। हमारे और उसके दरमियान एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है, हमसे सजदा हो नहीं सकता, ये किसानों की गर्दन झुकाना चाहते हैं, गर्दन काटना चाहते हैं, और ये गर्दन झुक नहीं सकती, कटेगी तो बहुत गर्दनें उड़ जाएंगी। ओके भाई मोहसिन, आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि आप इस पूरे मामले पर राजनीति करके पंजाब में अपने को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर आप इस तरह के कभी उपवास करना, कभी बॉर्डर पे पहुंच जाना, कभी इस पर सियासत करना, जबकि खुद नोटिफाई किए बैठे हो आप। ब्रिजेश जी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है तो आंदोलनों को समर्थन देना, आंदोलनों के नेचर को समझना, ये तो हमारे मुझे लगता है आप लोग अराजकता पर ज्यादा विश्वास करते हो। उसको अराजकता कह लीजिए। करा क्या है कि इतिहास के परीक्षा थी, सरकार ने मैथमेटिक्स का पेपर दे दिया, और जब परीक्षार्थी ने यानी किसानों ने कहा कि ये तो इतिहास का पेपर होना था, आपने मैथ का दे दिया, तो सरकार कह रही है इसमें संशोधन करवा लो, इसमें संशोधन करवा लो। अब समाज जिसको इतिहास का पेपर देना था वो मैथ के पेपर में संशोधन कैसे करेगा? वो कह रहा है वापस ले लो। आज देश की जरूरत यह है, मैं बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और सभी को यह संदेश भी देना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, किसान सबका है और सब लोग किसानों के हैं। इस समय जो भी लोग नौकरी पेशा, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, बिजली कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, बीएसएनएल के बेरोजगार, तमाम लोग जो आंदोलनरत हैं, उनको इन सबका साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर किसानी नहीं बचेगी तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं। और किसानों, देखिए कोरोना काल में जब पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, तब जाके इस कृषि अर्थव्यवस्था ने देश को संभाला था, और जब इतने बड़े सेक्टर पर कॉर्पोरेट की बुरी निगाहें पड़ गई और खुद सरकार उनके पाले में जाके खड़े होकर आमादा है कि उनको ये सेक्टर उनके जेब में डाल दिया जाए, तो पूरी जनता की ये फर्ज बनता है कि ये इनके साथ में खड़ी हो, और क्योंकि ये गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। और आज एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सुनने के बाद नाउ आई एम क्लियर, हरनाम सिंह क्लियर होना हो, सरकार कानून तो वापस नहीं लेगी, रद्द नहीं करेगी, अब रास्ता क्या है? देखिए, 4 सूत्री कार्यक्रम में बता देता हूं ब्रजेश जी। नंबर 1 तो यह है कि कृषि लागत मूल्य आयोग के द्वारा घोषित संपूर्ण लागत जो होती है, जिसको C2 लागत कहते हैं, एक तो स्वामीनाथन आयोग के अनुसार उसकी 1.5 गुना कीमत दे दें ये। दूसरा, क्योंकि एमएसपी की फसलों की कीमत लगभग 10 लाख करोड़ रुपया है, उसके अलावा जो दूध वाला सेक्टर है, पशुपालन वाला सेक्टर है, उसका भी लगभग वेटेज 1/3 यानी 10 लाख करोड़ रुपया है, उसमें किसानों की संस्था अमूल जो जिस रेट पे दूध खरीदती है उसको कर दें। नंबर 3, जो ये 6,000 रुपए दे रहे हैं उसकी जगह पीएम किसान योजना में 24,000 रुपए कर दें, और एमएसपी को प्राइवेट सेक्टर पर भी बाध्यकारी कर दें। ये अगर 4 सूत्री कार्यक्रम ये मान लेते हैं तो मेरे प्रोफेसर मनोज अग्रवाल, कुछ ना कुछ ये चारों मांगे क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कानूनों को साइड में रख दिया जाए? भारत की अर्थव्यवस्था उसका बोझ सह पाएगी? प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी। देखिए, मुझे लगता है कि एक दौर चला है पिछले कुछ दशकों से, हर चीज सरकार कर दे जी। कृषि क्षेत्र की विशेषता रही है और यही इसकी स्ट्रेंथ रही है कि ये प्राइवेट सेक्टर में रहा है, और जिस तरह की चर्चा चल रही है, क्या सारी चीजें हम खाद्यान्न फसलों की बहस तक ही सीमित कर लेंगे? और खाद्यान्न फसलों को क्या हम सस्टेनेबल नहीं बनाना चाहते? क्या पंजाब का एग्रीकल्चर सस्टेनेबल है? क्या पश्चिम यूपी का एग्रीकल्चर जिस पैटर्न पे चला सस्टेनेबल है? हरियाणा की मैं तारीफ करूंगा कि पिछले 20 सालों में, 25 सालों में उसने अपने को काफी डाइवर्सिफाई किया, कैश क्रॉप की तरफ गया। पंजाब क्यों नहीं गया? पश्चिम उत्तर उसका प्रदेश कारण क्यों नहीं है गया? कि वो दिल्ली के नजदीक थे और किसान को दिल्ली एक बड़ी सप्लाई मार्केट है, तो उनको उसका फायदा मिला। ठीक है, लेकिन एक चीज देखनी होगी कि हमें
लागत कम कैसे करें इस पर सोचना होगा। ये जो अभी हमें पुष्पेंद्र सिंह जी ने पर्यावरण बात कैसे कही, बचाएं, इस पर क्या सोचना हमारी होगा। अर्थव्यवस्था इतना भार सहने में सक्षम है? यहाँ पर मैं एक बात Please कहना wait, चाह रहा हूँ, please wait, एक बात please मनोज जी जो आई बात रिक्वेस्ट यू प्लीज वेट, प्रोफेसर साहब अपनी बात रख लें। देखिए ऐसा है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आप सरकारों पर इतनी निर्भरता मत बढ़ाएं। कृषि हमेशा से आत्मनिर्भर रहा है और जब से सरकार पर निर्भरता बढ़ी है। आई डोंट अंडरस्टैंड सुरेंद्र जी कि आपकी प्रोफेसर मनोज अग्रवाल से क्या निजी प्रॉब्लम है। वो जब बोलते हैं तो आप बीच में जरूर बोलते हैं, आपका कुछ पर्सनल इश्यू है लग रहा है। कौन सा तरीका है कि सरकारों पर निर्भरता ना बढ़ाए? ये तो What's wrong with you? आप तो प्रोफेसर अग्रवाल को देखते ही भड़क जाते हो। नहीं मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं, लेकिन जब कोई आदमी ये कहेगा कि सरकार पर निर्भरता नहीं, तो क्या अमेरिका पर निर्भरता बढ़ाए? अजीब किस्म की बात है ये। जब फूड डेफिसिट कंट्री था तब सरकार को निर्भरता थी किसान पर। अरे सुरेंद्र जी बोल लेने दीजिए ना। ओके, तो सरकार की आपने अपना पक्ष रख लिया, अब प्रोफेसर साहब को उनका पक्ष रख है। लेने दें। उस समय आपने प्रोफेसर साहब का सरकार का पक्ष सरकारी उस समय ये फार्मूला क्यों नहीं याद आया? सरकार से तो हम रोज सुन रहे आज हैं। आपकी सरकारें कई राज्यों में है, उनसे कहिए, आपकी सरकार कई राज्यों में है, उनसे हमने कर दिया है प्रोफेसर साहब, हमने पंजाब में किसान बिल ले आए हैं, पढ़ लिखिए। पंजाब में ऑलरेडी लेकर के आ गए हैं, ये तरीका, ये क्या तरीका है? राजस्थान में भी ला रहे हैं और छत्तीसगढ़ में धान। आप किसी की छाती में बैठ के गला नहीं पकड़ सकते, उनको बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब गो अहेड। छत्तीसगढ़ में एक सेकंड सुरेंद्र प्लीज। किसान क्यों परेशान है? पंजाब का किसान, राजस्थान का किसान क्यों परेशान है? राजस्थान का किसान इसलिए आपको पंजाब नहीं दिख रहा है, आपको छत्तीसगढ़ नहीं दिख रहा है। ओके, अमित पुरी को लाया जाए। थैंक यू अमित पुरी जी। तो आप ये तय कर चुके हैं, सुनिश्चित कर चुके हैं कि आप ये कानून वापस नहीं लेंगे। अमित पुरी गो अहेड। थैंक यू प्रोफेसर साहब। अग्रवाल कह रहे हैं, मैं उनको हाँ आप बोले, अमित पुरी जी बोले। अभी प्रोफेसर अग्रवाल बोल रहे थे और मैंने जब पिछले दौर में बात रखी तो अभी मैं वैभव महेश्वरी से एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुंह तोड़ जवाब देंगे मेरा कि हमने नोटिफाई नहीं किया। मैं सुनील सिंह साजन से अपेक्षा कर रहा था डंके की चोट पे कहेंगे कि मुलायम सिंह जी ने कोई हस्ताक्षर नहीं किए मंडियों को खत्म करने के बारे में, और कांग्रेस को तो कोई पढ़ा लिखा दिखता नहीं, इसलिए कांग्रेस को बता दे। यही कांग्रेस कह के आई थी हम रिपील करेंगे मंडियों का एक्ट। रिपील का मतलब क्या होता है? बड़े पढ़े लिखे हो ना सुरेंद्र, बड़े पढ़े लिखे हो, जरा बताओ रिपील का मतलब क्या होता है? 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 जरा बताएंगे, रिपील का मतलब बताएंगे। मैनिफेस्टो लागू करने, अरे मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, मैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कोट कर रहा हूँ। मैनिफेस्टो अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है राहुल गांधी के साथ 23 दिसंबर 2013 को एपीएमसी खत्म करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध थी। शरद राव आपके कृषि मंत्री थे। कांग्रेस की आदत है। डिबेट ओवर। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। फिर किसी दिन इस विषय पर एक गंभीर परिचर्चा को आयोजित करेंगे, तब आप सबके बाकी पक्षों को हम आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी विशेष प्रसारण को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।